Hello JVN, I'm Dr. Lokesh Sharma, Assistant Professor in the Department of Food and Biotechnology. Let's come on the topic. We will discuss. तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था मोनोसेकेराइड्स के बारे में. मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड की लीनियर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर. फिर हम आते थे म्यूटा रोटेशन के बारे में. मैंने बताया था कि म्यूटा रोटेशन जो होता है किसी भी साइक्लिक एक्वस कंडीशन में, इन एक्वस कंडीशन कोई भी साइक्लिक मोनोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट रोटेशन में जाते हैं. और रोटेशन क्या होता है, उनके एनोमेरिक कार्बन पे. तो एनोमेरिक कार्बन मैंने बताया था, एनोमर्स हमारे अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर्स होते हैं. और ये एनोमेरिक कार्बन्स को हम तो एनोमेरिक कार्बन्स के बेसिस में होता है. और एनोमेरिक कार्बन को हम करते हैं उसकी पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन, लाइक दैट CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप. दे ऑलवेज प्रेजेंट इन फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन फॉर कीटो ग्रुप एंड फर्स्ट पोजीशन फॉर एल्डो ग्रुप. तो आते हैं हम नेक्स्ट आगे एनोमर्स, जिसको मैंने बताया था आप लोगों को. ये एनोमर्स थे हमारे, जिसमें अल्फा एनोमर्स, बीटा एनोमर्स, एनोमेरिक कार्बन में अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स के बारे में बताया. अब आते हैं हम नेक्स्ट शुगर के डेरिवेटिव्स. शुगर डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं, मतलब जो हमारे मोनोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड होते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसा चेंज करें हम, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स में कुछ चेंज करें. तो सबसे पहले होते हैं शुगर एल्कोहल्स. शुगर एल्कोहल्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं मेडिकल लेबोरेटरीज में. और पेशेंट्स को जिनसे शुगर से दिक्कत होती है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन लोगों को शुगर का डेरिवेटिव दिया जाता है. ये डेरिवेटिव में आते हैं जैसे शुगर एल्कोहल्स. शुगर एल्कोहल में हम यूज करते हैं उनके एल्डो और कीटो ग्रुप को हम रिड्यूस कर देते हैं. मतलब पोजीशन नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन और पोजीशन नंबर ऑफ सेकंड कार्बन, कीटो ग्रुप और एल्डो ग्रुप को हाइड्रोक्सिलेट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं. उनको हम बोलते हैं शुगर एल्कोहल. फॉर एग्जांपल ज़ाइटोल, सॉर्बिटॉल, ये एग्जांपल है हमारे शुगर एल्कोहल्स के. अब शुगर एसिड क्या होते हैं, शुगर एसिड होते हैं जनरली एल्डोनिक एसिड, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो एल्डोस का है उसको अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो उसको बोलते हैं एल्डोनिक एसिड. फॉर एग्जांपल ग्लूकोनिक एसिड. These are the derivative. हम कर क्या रहे हैं, मोनोसेकेराइड की वही लीनियर और वही चाहे साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, उनके स्पेसिफिक ग्रुप को हम चेंज करें. तो अगर किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल का किसी भी ग्रुप को अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है. केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने के साथ साथ उसका नेचर भी चेंज हो जाता है. तो हम शुगर्स के वैरायटी ऑफ डेरिवेटिव बना सकते हैं. शुगर एसिड. फिर आते हैं यूरेनिक एसिड. यूरेनिक एसिड क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल कार्बन. किसी भी मोनोसेकेराइड्स के या डाइसेकेराइड्स के या पॉलीसेकेराइड्स के टर्मिनल ग्रुप को अगर हम रिड्यूस कर दें किससे, कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो उसको हम बोलते हैं यूरेनिक एसिड. तो सुफिक्स में हम लगा देते हैं यूरोनिक. लाइक ग्लूकोज के अगर लास्ट कार्बन को हम रिड्यूस कर दें, ग्लूकोज के लास्ट कार्बन को हम अगर रिड्यूस कर दें तो आ जाता है हमारा गुलक्रोनिक एसिड. गुलक्रोनिक एसिड, गुलक्रोनिक एसिड. इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव्स में. जो लगाते हैं वो किस तरीके से होगा, जस्ट देन आफ्टर हम आते हैं पेंटोस. दीज आर द शुगर डेरिवेटिव्स. तो हम शुगर्स के डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, जस्ट डेफिनेशन आप किसी भी मॉलिक्यूल का बना सकते हैं. जैसे अगर हम किसी लीनियर कार्बन में मैं केवल उन ग्रुप को बनाऊंगा, फर्स्ट ग्रुप अगर मैं CHO ग्रुप लिख दूंगा तो ये कितने नंबर का हो गया, ये हो गया 4 नंबर का मॉलिक्यूल. अगर मैं कर दूंगा 5 नंबर का. और हम सबके साथ क्या कराते हैं, HOH ग्रुप को लगा देते हैं, मतलब वाटर के साथ पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप. अगर फर्स्ट कार्बन हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है,
बाकी तो सब सिमिलर हो जाएगा। H और H ग्रुप हमने आपको बता दिया था पहले। अगर मैं शुगर एल्कोहल्स बना रहा हूं तो उसमें अगर मैं एल्डोर कीटो ग्रुप का अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं, इसको रिड्यूस कर दूंगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ये बन जाएंगे एल्कोहल्स। शुगर एसिड एल्डोनिक, इसमें क्या करेंगे आप देखिए फर्स्ट कार्बन, और अगर ये फर्स्ट कार्बन ना करके मैं सेकंड कार्बन करूं, इसको मैं लिख दूं CH2OH और सेकंड कार्बन में लिख दूं तो कीटो ग्रुप हो गया। 5 कार्बन की शुगर, नाम भी अगर आप बताना चाहें तो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने नाम भी बताया था, राइबोज और राइबुलोज। एक होती है हमारी एल्डो शुगर, एक होती है हमारी कीटो शुगर। तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर एल्डो ग्रुप को, एल्डिहाइड ग्रुप को अगर ऑक्सीडाइज कर दें तो एल्डोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, और अगर मैं कीटो ग्रुप को करूंगा तो चेंज हो जाएगा, लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल कार्बन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स जो मोनोसेकेराइड्स उनके क्या क्या यूजेस हैं, जिसमें जैसे टेट्रोज, इरिथ्रोज फॉर फॉस्फेट कहाँ यूज होता है, इंटरमीडिएट है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट छंद का, HMP पाथवे जो होता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे जिसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं। ये 6 कार्बन की शुगर है और एक फॉस्फेट लगा होता है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट आते हैं अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। मैं आपको आगे बताऊंगा जब मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा तब इसमें, कि ग्लूकोज का अगर हम फर्दर मॉडिफिकेशन ना करें, ग्लूकोज से अगर हम ग्लाइकोलाइसिस रन नहीं करते हैं तो ग्लूकोज को क्या करते हैं, या तो हम स्टोर कर लें, अगर हमने कोई न्यूट्रिशन लिया और हमको डिमांड नहीं है तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, घर में जैसे ही करते हैं हम लोग। फिर अब क्या करते हैं अगर हम उसको स्टोर नहीं करें तो उसका वेरियस यूटिलाइजेशन, तो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीडेशन, एक नया पाथवे चलता है जिसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जिसमें 5 कार्बन के शुगर डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं, जो DNA और RNA सिंथेसिस जनरली आपकी RBC के अंदर ये साइकिल चलती है। तो अब आते हैं इनके एग्जांपल्स पे। पेंटोज, डीराइबोज, डीराइबोज का क्या काम है, राइबोज शुगर आप जनरली सुने हैं, जितने भी DNA हमारे मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लिक एसिड है, उनके पास राइबोज शुगर मिलती है। और किस फॉर्म में मिलती है, डी। मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, नेचर में डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनका सेकंड लास्ट नंबर ऑफ कार्बन ऑलवेज प्रेजेंट इन राइट साइड। इसका एक नाम और था, ऑप्टिकल रोटेशन में हम इसको क्या बोलते थे, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने सब डिस्क्राइब किया आप लोगों को। तो डी राइबोज का क्या काम है, न्यूक्लिक एसिड, RNA और DNA दोनों के अंदर सेम, FAD, NAD, कोएंजाइम, इनके अंदर इनका काम है। तो मतलब मोनोसेकेराइड का काम केवल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ही नहीं है, मोनोसेकेराइड्स हमारे ऐसे हैं जो स्ट्रक्चरल भी काम करते हैं और उनका बहुत बेनिफिशियल यूज होता है। D2 डीऑक्सीराइबोज, ये DNA का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। ये D इसलिए लिखा हुआ है कि OH ग्रुप का रोटेशन, और सेकंड इसलिए लिखा है कि सेकंड पोजीशन के OH ग्रुप से हम क्या निकाल दें, इसीलिए तो डीऑक्सी, ऑक्सीजन को लगा दे डी। आप ये समझ सकते हैं डीऑक्सी और डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, दे आर सिमिलर बट द चेंज इन सेकंड पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, उसमें क्या कर देंगे, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन अगर हम हटा देते हैं तो वो बन जाता है DNA। कोई डिफरेंस नहीं है, केवल जो हमारा राइबोज शुगर है उस शुगर के सेकंड पोजीशन के, मैं स्ट्रक्चर भी जनरली आपको एक बना के दिखा देता हूं। देखो ये हम राइबोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर है, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की शुगर में जो सेकंड नंबर का जो कार्बन है, सब में OH होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें इसको हटा देते हैं OH ग्रुप को, और यहाँ पे केवल हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन, इसलिए बन जाता है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। बाकी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। चलिए हेक्सोज का क्या काम है, तो ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर। ग्लूकोज जनरली ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉर्मली सबसे ज्यादा प्राइमरी एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज। तो अगर कार्बोहाइड्रेट अगर पूछे तो अगर सारे मोनो जितने भी हम एनर्जी सोर्स बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं उन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में भी ग्लूकोज, अदर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी सेलुलर मशीनरी ने और सबने ग्लूकोज को पहले अडेप्ट किया। फ्रक्टोज भी ले सकते हैं लेकिन ग्लूकोज को ही ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ग्लूकोज हमारा एनर्जी सोर्स है। इनका क्या क्या काम है, टिश्यूज में यूटिलाइजेशन करते हैं, एनर्जी सोर्स है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है लीवर के अंदर, और यही ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज आएगा, वो हम डाइसेकेराइड में पढ़ेंगे आपको, और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में भी इनका काम होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट
क्या क्या इनका काम है? डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज को अगर आप देखें मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसको एक तरह से, क्योंकि लैक्टोज जो होता है हमारा डाइसेक्राइड, उसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज, अभी टॉपिक आने वाला है यही, डाइसेक्राइड से आएगा इसके बाद, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इन दो का कॉम्बिनेशन होता है लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं। और इसमें गैलेक्टोज का काम क्या होता है? तो गैलेक्टोज फ्री नेचुरली जनरली मिलता है, और दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है, तो प्लांट सोर्स से भी ले सकते हैं और एनिमल सोर्स से भी लेते हैं, और मिल्क के अंदर भी ये मिलता है डी गैलेक्टोज। और कुछ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में गैलेक्टोसीमिया या लैक्टोज डिफिशियंसी, लैक्टोज की डिजीज हो जाती है, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कर पाते, लैक्टोज फ्री मिल्क भी दिया जाता है। ये सब हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखेंगे, मतलब हम लैक्टोज को लेके ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और लैक्टोज जनरली इकोलाई जो है वो भी यूज करता है लैक्टोज। फर्मेंटेड प्रोडक्ट भी होता है लैक्टेट, तो काफी चीजें हैं गैलेक्टोज के बारे में। मिल्क शुगर है लैक्टोज। फ्रक्टोज का क्या काम है? फ्रक्टोज हमारा फ्रूट शुगर भी बोल सकते हो इसको। सुक्रोज जैसे कैन शुगर है, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं। तो जितने भी फ्रूट मटेरियल होते हैं उसमें फ्रक्टोज का मोस्ट ऑफ मटेरियल्स मिलता है। कीटो हेक्सोज और फ्रूट शुगर, तो ये सब के नाम आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, क्या क्या काम करते हैं। स्वीटनर होता है, सेंसिटिव स्वीटनर, सुक्रोज जनरली यूज करते हैं। कैन शुगर होता है, ये भी ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी और ग्लूकोज दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कीटो शुगर एक एल्डो शुगर है, मैं बता चुका हूं आपको, केवल एक CHO कार्बन, और मैं लिख दूं 1 2 3 जितना लिख के जाए, और 6 नंबर, मतलब 6 कार्बन लगे हैं, और दूसरा लिख दूं CH2OH, और सेकंड नंबर पे मैं ये लगा दूं सेम स्ट्रक्चर है 6 नंबर के कार्बन। तो अगर 6 नंबर के कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, केवल डिफरेंस क्या हुआ? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है? केवल कीटो और एल्डो शुगर। और कीटो और एल्डो में क्या चेंज आते हैं? सिर्फ एल्डो पोजीशन फर्स्ट पोजीशन में, कीटो हमेशा सेकंड पोजीशन पे बना होता है, और इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकती है, क्योंकि हम उसको जब एक्वस कंडीशन, और हमेशा एक्वस कंडीशन रहती है, सेलुलर कंडीशन हमेशा एक्वस होती है, और वाटर के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं कार्बोहाइड्रेट को जनरली, तो एक्वस कंडीशन में हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं और स्टीरियोआइसोमर्स बन जाते हैं। ये थोड़ा सा आपका लेक्चर ऐसा है कि मैं सब समराइज भी कर रहा हूँ, नेक्स्ट बता भी रहा हूँ, तो आपको प्रीवियस लेक्चर भी देखना होगा, है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्या क्या इंपोर्टेंस है मोनोसेकेराइड्स का, क्या क्या मोनोसेकेराइड से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ओसोजोन फॉर्मेशन, ये आपकी एक्सपेरिमेंट भी मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको जब एक्सपेरिमेंट होगा बायोकेमिस्ट्री का। ओसोजोन फॉर्मेशन कैसे हम करते हैं, एसिटाइलेशन और एस्टर फॉर्मेशन, क्या क्या शुगर्स के काम है। एसिटाइलेशन और मतलब आप ग्रुप ऐड कर दे रहे हो मोनोसेकेराइड में, अगर एसिटिल ग्रुप ऐड करोगे तो एसिटाइलेशन, कोई चेंज थोड़ी नहीं है, सेम वही है। आप क्या करते हो, एस्टर ग्रुप ऐड कर दो, आप उसके अंदर उसका नेचर चेंज कर रहे हो ना, तो एसिटाइलेशन, एसिटिल ग्रुप ऐड कर दो, एसिटिल क्लोराइड इंडिकेट करता है। अब ये क्या करता है, ड्यू टू अल्कोहल OH ग्रुप कैन रिएक्ट विद एनहाइड्राइड एंड क्लोराइड फॉर्म ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड, और एस्टर्स बनाने में इनका काम होता है। तो एक ही काम नहीं है ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का, बहुत सारे काम है। ओसोजोन फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या करते हैं, क्रिस्टल डेरिवेटिव हम बनाते हैं शुगर्स के। मतलब अगर हम केमिकली टेस्ट करें तो हम क्या करें कि अगर शुगर होगा तो ओसोजोन फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल फॉर्म बन जाएगा। इसको हम लैब एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टल प्रेसिपिटेशन, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके बाद आता है ग्लूकोज। मैंने बताया था आपको, ग्लूक्रोनिक एसिड ग्लूकोज के लास्ट नंबर के कार्बन से, है ना। तो यहां पे क्या होगा, ग्लूक्रोनिक एसिड, गैलेक्टोज के साथ गैलेक्ट्रॉनिक एसिड, सब ये। तो ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर एसिड जो मैं बता चुका हूं आपको, ये वही चीज मैं फिर से बता रहा हूं कैसे होता है। ग्लूक्रोनिक एसिड दिया जाता है, यूरोनिक एसिड पाथवे अलग से होता है हमारा ड्रग्स वगैरह के अंदर। तो हम इस फॉर्म में शुगर्स को लेते हैं, और माइक्रोबायोलॉजिकली इनका बहुत यूजफुल होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डाइसेकेराइड्स के अंदर। किसमें, डाइसेकेराइड में। और डाइसेकेराइड्स के अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, डाइसेकेराइड्स जो है दो मोनोसेकेराइड्स का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, दो मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल का, डाइसेकेराइड मतलब दो सेकेराइड यूनिट, वन सेकेराइड थी, अब हम डाइसेकेराइड के अंदर आ गए। तो प्रॉपर्टी तो मोनोसेकेराइड जैसी रहेगी, कुछ चेंज होगा? हम एक से मिलकर दो बने या तीन बने या चार बने, रहेगा हमारा नेचर एक ही। तो मोनोसेकेराइड का नेचर तो इस डाइसेकेराइड के पास है ही है, लेकिन दो शुगर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अब मॉलिक्यूल दो आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर बॉन्डिंग होगी, ऐसे तो बनेंगे नहीं। तो टू मोनोसेकेराइड्स यूनिट या टू सेकेराइड्स यूनिट ज्वाइन बाय ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बोला गया है, आप ये समझ सकते हो कि ऑक्सीजन हमेशा
बीच में आता है, इसलिए इसको बोला जाता है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये कैसे बनता है ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? तो सैकेराइड मॉलिक्यूल, जब दो मॉलिक्यूल जब बनते हैं उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड्स के अंदर ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है। अब ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, एक तो दिमाग में ये आता है क्वेश्चन, और फिर दूसरा आता है कि मोनोसैकेराइड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। मोनोसैकेराइड डिवाइड होते हैं उनकी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेसिस में। तो रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड और नॉन रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, तो सॉरी डाइसैकेराइड है ना, तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर होने की वजह से। अब मैं ये कहूं कि अगर एक मोनोसैकेराइड, सिंपल समझते हैं पहले, और ये दो मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, देखो स्ट्रक्चर एकदम अजीब सा बन गया हंसने वाला, ऑक्सीजन बीच में है, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। तो करता क्या है कि हम हर एक मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, उनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन और बीच में होता है हमारा कार्बन, यही तो होता है सारे, मतलब कार्बन के साथ अगर वाटर को ऐड कर दे तो बना दे कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब देखते हैं क्या होता है, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जनरली आप उसको देख के बताइए कि ये किसका स्ट्रक्चर होगा, और ये बना भी चुके हम लोग पहले, इससे पहले। अभी कितने कार्बन का है, ये 6 कार्बन की शुगर है। अब 6 कार्बन की रिंग कौन सी बनी थी, प्यूरानोज और पायरानोज, 2 रिंग बनी थी, तो ये प्यूरानोज रिंग मैंने बनाई, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं। अगर एक एक्स्ट्रा ग्रुप अगर लीनियर से साइक्लिक फॉर्म में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और यही एनोमेरिक कार्बन एक और कायरलिटी बनाता है, एक और स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म बना सकता है। तो अगर साइक्लिक और लीनियर दोनों मोनोसैकेराइड में देखा जाए तो जो लीनियर मोनोसैकेराइड है उसमें एक कम और साइक्लिक में एक ज्यादा स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म बन जाते हैं, n बराबर नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कायरलिटी बन जाती है। अब चलिए देखिए ये, और वो कायरलिटी कैसे बनती है, उसके एक्टिवेशन ग्रुप, मतलब जो CHO ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा, इस ग्रुप के बेसिस। जो ग्रुप हमारा पहले कायरलिटी शो नहीं करता, ये ग्रुप भी कायरलिटी शो करने लग जाता है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जस्ट बना रहा हूं मैं, ये देखिए आप, ग्रुप बन रहा है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर CH2OH, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, बाकी तो सब ये कार्बन मैं यहां बना रहा हूं। और ये हो गया हमारा कौन सा, CH2, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो ये जो ग्रुप है, और क्या होता है, 2 वाटर OH ग्रुप, सिंपल समझिए, इन दोनों में अगर रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन बीच में आ जाए बस, और वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर चला जाए, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। मतलब किसी भी शुगर मॉलिक्यूल के, चाहे वो कायरल कार्बन हो, चाहे वो उसका एनोमेरिक कार्बन हो या नॉन एनोमेरिक कार्बन, अगर ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है तो ये कैसा हो गया, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि CHO ग्रुप लीनियर स्ट्रक्चर में हमेशा फर्स्ट पोजीशन में आता है, तो यहां भी फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, कहीं अलग थोड़ी जाएगा ये। तो ये OH और H ग्रुप, ये भी OH ग्रुप, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये CH2OH, ये 6 नंबर। अब क्या हो रहा है, 1 2 3 4, 4 के पास भी ये है, ये भी है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए। तो जितने भी मोनोमर्स होते हैं, इस लाइन को सुनिएगा, जितने भी मोनोमर्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, जब पॉलीमर बनाते हैं तो वहां वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबली रिलीज ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज, और वो बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और यहां पे क्या होता है, वाटर रिलीज हो गया तो क्या बनेगा, अब वाटर रिलीज होने के बाद आपने यहां से अगर वाटर को रिलीज कर देंगे तो यहां पे आएगा हमारा जस्ट, अब इसको देखिए मैं क्या बना रहा हूं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और इसके अंदर एक ऑक्सीजन बन जाता है, तो बनते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे बनेंगे, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज के बीच में बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट के बीच में बन रहा है, इसलिए हमेशा इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। ऐसा नहीं ग्लूकोज के बीच में बन रहा है, सब के कार्बोहाइड्रेट में ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वाटर का रिलीज। तो ऑल द मोनोमर्स
when form polymer then release water molecule and form a type of covalent bond. तो कोवलेंट बॉन्ड के नाम अलग अलग हैं, वो हम देखेंगे. डाइसेकेराइड्स का एग्जांपल है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का. हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. चलिए, थैंक यू.